नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। जरा इस तस्वीर को आप देखिए। शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात, महामुलाकात इसे कहा जा रहा है, क्योंकि जंग दो फ्रंट्स पर छिड़ी हुई। एक तरफ मिडिल ईस्ट सुलग रहा है लगातार, यहां पर 40-41 दिन से इजराइल और हमास के बीच जंग है, और दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच जंग है। तो सवाल ये उठता है कि दो महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में जो मुलाकात हुई, करीब 6 साल के बाद, आप देखिए 6 साल के बाद जिनपिंग अमेरिका पहुंचे। 2017 के बाद यह पहला दौरा है चीनी राष्ट्रपति का। तो आखिर जब यह मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? आखिर जंग को लेकर क्या जो बातें हैं वो सामने रखी गई? क्या कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा, या फिर यह जंग और ज्यादा भड़केगी? जहां एक तरफ एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है, एपेक शिखर सम्मेलन से पहले दोनों के बीच यह मुलाकात हुई है। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान समेत कई मुद्दों पर तनाव बरकरार है, और इसके साथ इजराइल जंग और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक दूसरे की पॉलिसी को लेकर विवाद है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि इस मुलाकात के दौरान वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। इस साल पहली बार दोनों की आमने सामने ये मुलाकात हुई है। पिछले साल आपको याद होगा किस तरह से नवंबर में बाली में मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके बाद स्पाई बलून जिसे शूट डाउन किया गया था अमेरिका की तरफ से, चीनी स्पाई बलून, उसके बाद जो रिश्ते हैं वो चीन और अमेरिका के 40 साल पीछे चले गए थे। और आप देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताया, बस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही देर में, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। ये मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जैसा आपको पता है कि सैन फ्रांसिस्को में यह मुलाकात हुई। हालांकि जब मुलाकात हुई, किस तरह से स्वागत किया जो बाइडेन ने शी जिनपिंग का, और इसके बाद मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बस कुछ ही देर का इंतजार है जब प्रेस वार्ता होने वाली है। प्रेस के साथ बातचीत करेंगे, पत्रकारों के साथ बातचीत करेंगे, और इस मुलाकात में किन किन मुद्दों पर बात हुई है, चर्चा। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर जंग को लेकर इस मुलाकात में क्या बात हुई। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, गाजा जंग यूक्रेन युद्ध के बीच ये महामुलाकात हुई है। अमेरिका में जो बाइडेन जिनपिंग की बैठक हुई है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दोनों की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की। और अगर चीन और अमेरिका की बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर दोनों के बीच में तनाव है, और हालात इस कदर हो गए हैं कि चीन और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो 40 साल पीछे चले गए हैं, यानी कि बहुत इस वक्त नीचे है और बहुत ज्यादा खराब रिश्ते हैं। और इन रिश्तों को अब सुधारने की कोशिश की जा रही है इस मुलाकात के जरिए। और आप देखिए, इजराइल हमास जंग और रूस यूक्रेन जंग के बीच जो बाइडेन जिनपिंग की इस मुलाकात पर सबकी नजरें थी। सैन फ्रांसिस्को के फिलौली स्टेट पहुंचने पर जो बाइडेन ने जिनपिंग का स्वागत कैसे किया, यह तस्वीर भी एक तरफ आप देख पा रहे हो। और फिर दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल जो डेलीगेशन लेवल है उसकी मौजूदगी में बात हुई है। आमने सामने की इस मुलाकात में दोनों देशों के आपसी तनाव को कम करने समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने माना कि आपसी तनाव को कम करने की आज बहुत जरूरत है। शी जिनपिंग ने तो यह तक बोला कि जब दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज है, यानी कि चीन का जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया, ऐसे में दो बड़ी इकॉनमीज एक दूसरे की तरफ पीठ नहीं कर सकती हैं, यह तक बात कही गई। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जो बाइडेन जिनपिंग के बीच आपसी मुद्दों पर बात हुई है, वैश्विक तनाव के मुद्दों पर चर्चा हुई है। जंग से बढ़े तनाव के बीच दोनों की मुलाकात आखिर क्या असर दिखाएगी, इस पर सबकी नजर है। मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। तो आपसी जो मुद्दे हैं अमेरिका और चीन के बीच, इस पर तो बात बनी है, इस पर तो बातचीत हुई है, लेकिन जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है उस पर क्या हो रहा है, उस पर इस महामुलाकात में क्या बात हुई है, इस पर सबकी नजर है। एक और बड़ी खबर, जो बाइडेन से मुलाकात में जिनपिंग ने क्या कहा, वैश्विक तनाव का असर आपसी रिश्तों पर ना पड़े, हमारे रिश्ते उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं।
तो जिक्र किया गया है वैश्विक तनाव का, युद्ध के माहौल का, लेकिन इसका असर चीन और अमेरिका के रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए, इस पर भी जोर दिया गया। और आइए अब विस्तार के साथ देखते हैं कि जिनपिंग ने क्या क्या कहा है इस मुलाकात के दौरान। वैश्विक तनाव का असर आपसी रिश्तों पर ना पड़े, यह जोर दिया गया है जिनपिंग की तरफ से। 50 सालों से दोनों देशों के संबंध ठीक नहीं रहे हैं, उतार चढ़ाव के बीच हमारे रिश्ते लगातार बढ़ते रहे हैं। चीन अमेरिका एक दूसरे को पीठ नहीं दिखा सकते, एक दूसरे से नहीं मुकर सकते। धरती बड़ी है जहां हम दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। एक देश की सफलता दूसरे के लिए अवसर कैसे हो सकती है, इस बात का भी जिक्र शी जिनपिंग ने इस मुलाकात के दौरान किया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, शी जिनपिंग से बोले जो बाइडेन, दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा तनाव में नहीं बदलनी चाहिए, इस बात पर भी जोर दिया गया। मुलाकात हमेशा उपयोगी साबित हुई है, इस साल दोनों की ये पहली मुलाकात है। यह आपको बता दें कि बीते साल यानी 2022 में बाली में मुलाकात हुई थी और तब ऐसा लगा था कि हो सकता है कि अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं वो पटरी पर वो सुधरते हुए नजर आए, लेकिन फिर इसी साल की शुरुआत में जिस तरह से स्पाई बलून को शूट डाउन किया गया, जासूसी का आरोप चीन पर लगा, अमेरिका की तरफ से गंभीर आरोप लगाए, इसने रिश्तों को बेहद खराब कर दिया था। और आइए अब दिखाते हैं आपको कि जो बाइडेन ने जिनपिंग से क्या कहा। आमने सामने चर्चा का कोई विकल्प नहीं होता, हमारी बैठक हमेशा उपयोगी साबित हुई है, हमारे बीच की प्रतिस्पर्धा तनाव में नहीं बदलनी चाहिए, मिलकर काम करना हम दोनों के हित में है। वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की आज जरूरत है। जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर साथ काम करना बेहद जरूरी है। तो ये बातें कही गई है जो बाइडेन की तरफ से। और सबसे अहम बात ये जो इस बात को रखा गया कि जो प्रतिस्पर्धा है, चाहे वो ट्रेड रिलेशंस की बात की जाए, वैश्विक व्यापार की बात की जाए, ऐसे में यह ना हो कि तनाव दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता जाए। एक और बड़ी खबर आपको बताया था, जो बाइडेन और जो शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई, करीब 2 घंटे तक यह मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात को लेकर क्या समझा जाना चाहिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए। मेजर जनरल ओपी तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ है और ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ है। ओपी तिवारी सर, पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं, ये मुलाकात, और आप देखिए ऐसे वक्त में मुलाकात हो रही है जब 2 फ्रंट सुलग रहे हैं, एक तरफ रशिया यूक्रेन है और एक तरफ 40-41 दिन से हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है, और दोनों देश अमेरिका और चीन दोनों के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। अब इस तल्खी के बीच इस मुलाकात को कितना अहम आप देख रहे हैं? करुणा, ये मुलाकात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रही है यूक्रेन, ताइवान, नाउ हमास, इजराइल में, ये इसमें दोनों का अलग अलग ग्रुप सा बन गया था, इसमें दोनों देशों का नुकसान भी हो रहा था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विश्व में शांति के लिए दोनों को मिलना बहुत अत्यंत आवश्यक है। बिकॉज इसका चाइना का रुख ताइवान में कुछ अलग था, इवन जैसे अमेरिका को अभी खास ज़रूरत है, जैसे है वो नॉर्थ कोरिया और ईरान की खास ज़रूरत है, ताकि ईरान को नहीं चाहता कि ईरान अगर ज़्यादा इंटरफेयर करेगा तो भी हमास का मतलब जो इजराइल में मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है वर्स हो सकती है। इस तरीके से नॉर्थ कोरिया का जो प्रश्न है, जिस तरीके से वो न्यूक्लियर बॉम्ब सब मिसाइल्स बना रहा है, वो भी एक विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये 2 क्षेत्रों में, 2 जगह, ये कोरिया और ईरान में अमेरिका को चाइना की मदद अत्यंत आवश्यक है। प्लस बीच में क्या हो गया था कि इनका नेटवर्क कम्युनिकेशन आपस में बंद हो गया था। मिलिट्री कम्युनिकेशन जो कहते हैं कि आपस में चाइना और यूएस के जो मिलिट्री लीडर से कम्युनिकेट करते हैं, वो भी करीब करीब बंद हो गया था। ये सब रिवाइव करना जरूरी है, इसी वजह से थोड़ी शांति पैदा हो सकती है और कुछ उम्मीद जागी जा सकती है कि ताकि ये वॉर जो है किसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव ना हो। वॉर तो बिल्कुल बंद करना तो मुश्किल ही है, बिकॉज इनकी एक्टिविटीज और इनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा शेप नहीं रहना चाहिए वॉर में ताकि ये मास डिस्ट्रक्शन के रूप में या न्यूक्लियर बॉम्ब का जो शुरू हो। ये जो पहली बार, जैसे अभी मान लीजिए कि चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं 6-7 साल में पहली बार, 17 के बाद पहली बार गए हैं। ठीक है, हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर, आप लगातार बने हुए हैं, लेकिन सर ये कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। ये ताजा तस्वीरें, इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए, जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ये कुछ कैजुअल जो बातचीत है उसकी तस्वीरें हैं। साथ चलते हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे जो बाइडेन
और शी जिनपिंग। और देखिए बस अब कुछ ही देर के बाद प्रेस के साथ भी बातचीत होगी। और हालांकि जो पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि प्रेस के सामने कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट रखी जाए, कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो बाइडेन प्रेस के साथ बातचीत करेंगे, पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस मुलाकात में किन मुद्दों पर बातचीत का जिक्र नहीं हुआ, या फिर दोनों देशों की ओर से बातें नहीं बताई जा रही, मुद्दे जिनका जिक्र नहीं हुआ, या आप देखें। और आपको वाकई में हैरानी होगी क्योंकि पूरी दुनिया को इस बात पर उम्मीद थी कि शायद से ये रहेंगे सबसे अहम मुद्दे। गाजा युद्ध, गाजा युद्ध पर कोई जिक्र नहीं हुआ जो जानकारी आ रही है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। ताइवान के मसले पर, ताइवान को लेकर जो तनाव है, जिस पर अपना हक चीन जताता है, लेकिन अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ, इसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ। दक्षिण चीन सागर, साउथ एशिया जो साउथ चाइना सी है, उसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ क्योंकि यहां पर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व जमाने के लिए चीन अड़ा हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया के साथ उसका कन्फ्रंटेशन इसी इलाके को लेकर जारी, इसी क्षेत्र को लेकर जारी, और साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र का भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर कोई जिक्र नहीं हुआ। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, ये तो बड़ा अहम सवाल है और बड़ी हैरानी की बात है। ये तो वो मुद्दे थे जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी, लेकिन खबर ये आ रही है कि इन पर कोई बातचीत नहीं, इस पर कोई जिक्र ही नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों की मुलाकात एक वेलकम स्टेप है, ये एक पॉजिटिव साइन है। और दोनों ने एक दूसरे को बताया कि जो दुनिया की 2 बड़ी इकॉनमी है, इसको मिल के चलना होगा। दोनों में बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें कॉपरेशन हो सकता है, जिसमें इकोनॉमिक फील्ड एक बहुत बड़ा इशू है। और जो बाइडेन साहब ने कहा कि जो इकोनॉमिक इशू है उसको फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, उसको मार्केट के तहत गवर्न होना चाहिए, उस पर किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। साथ में मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ ट्रेड और जो पीपल है उनका भी जो किसी भी रिस्ट्रिक्शन के साथ काम नहीं होना चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दे हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे दोनों में कॉपरेशन की बात की है। लेकिन देखिए 2 घंटे बात चली है और जो मुद्दे थे जिनमें सहमति नहीं बन पाए उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जिसकी आपने लिस्टिंग की। सबसे बड़ा गाजा युद्ध, फिर आपका ताइवान इशू, चाइना का आर्म सप्लाई रशिया को करना, जिससे कि यूक्रेन युद्ध में रशिया अभी तक स्ट्राइक पे स्ट्राइक। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, ये अहम बात है। आप ये बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में बातचीत तो हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बनी, इसलिए इस पर कोई भी आगे डिक्लेरेशन सामने नहीं रखा गया, कोई स्टेटमेंट में जिक्र नहीं किया गया। और यही तो मुद्दे थे क्योंकि दुनिया ये चाहती थी कि जब दुनिया की 2 ताकतें मिले तो कम से कम कोई सॉल्यूशन, 2 जगह पर युद्ध जो छिड़ा हुआ इस पर कुछ निकले, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। जो फ्लैश पॉइंट, जो डिफरेंसेस थे उस पर कोई मुद्दे पे बात नहीं हुई क्योंकि दोनों की देखिए जो पॉलिसीज हैं बड़ी डाइवर्जेंट हैं, उसका कहीं ना कहीं आपस में मिलती हुई नहीं दिख रही, लिहाजा इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सक्सेस मीट तब बोला जाएगा सारे मुद्दों पे जब दोनों का जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा। दोनों अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कहेंगे तो वो कहीं से भी की जा सकती थी। जब 2 हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं और उनके सक्सेस तब मापी जाती है जब आप जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं, जहां जहां आपके सहमति हुई उसके बारे में विश्व को बताते हैं। लेकिन ये जो 5 पॉइंट आपने अभी अपने दिखाए हैं, इस पे कोई सहमति नहीं है और आगे भी होने की सहमति नहीं है। देखिए, ये 2 डिफरेंट व्यवस्थाएं हैं। एक फ्री ट्रेड और टोटल लिबरल इकोनॉमी की बात करता है तो एक रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। एक जगह डेमोक्रेसी है तो दूसरी जगह डिक्टेटरशिप है। दोनों की अर्थव्यवस्थाएं अलग है, 2 डिफरेंट मापदंड को लेकर चलती हैं। लेकिन जो कॉपरेशन के इशू हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, इकोनॉमिक्स, जो ट्रेड है, जिस तरीके से सप्लाई चेन का इशू है, इन सारों मुद्दों पर सहमति बन सकती है। और ये देखना पड़ेगा, ये एपेक के तहत ये सारी मीटिंग हो रही है जिसका मेन मुद्दा इकोनॉमिक इशूज़ है। मिलिट्री कॉपरेशन की बात करते हैं, मिलिट्री टाइप की बात करते हैं, आपस में मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसकी बात करते हैं, लेकिन मुद्दे बड़े डाइवर्जेंट हैं, उस पर सहमति होना अलग है। ये 2 ब्लॉक हैं डिफरेंट वर्ल्ड में, एक यूएस डोमिनेट करता है, एक चाइना। चाइना का मेन इशू देखिए मिडिल ईस्ट में भी फंसा हुआ। जैसे वो मिडिल ईस्ट में घुसा, देखिए इसराइल ने हमास पे अटैक कर दिया और उसका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो मिडिल ईस्ट में जाता था वो जेपटाइज होता दिख रहा है। एक बहुत बड़ा मार्केट चाइना के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। इस इशू पे मेरा मानना कि बात जरूर हुई होगी। 2 घंटे तक अगर 2 नेताएं बात करें और इस इशू पे बात ना हो, ऐसा मानना कुल मिलाकर ये, और सबसे बड़ी बात क्योंकि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को लेकर जो एपेक की समिट भी हो रही है, इसी के तहत
जो बातचीत आपस में भी हुई है, इसमें कैसे इकोनॉमिक टाइज को, जो आर्थिक संबंध है, इसे सुधारा जाए, इस पर पूरी तरह से फोकस रहा, जो अभी तक समझ में आ रहा है। लेकिन आप देखिए, आपको यह बताते हैं कि इजराइल पर चीन आखिर चुप क्यों है, जिसका जिक्र यह हो रहा है अभी। जो बाइडेन के साथ मीटिंग में उनके रुख पर सभी की नजरें आखिर क्यों टिकी हुई थी, यह भी आप देखिए। तो इजराइल पर चीन की चुप्पी आखिर क्या बतला रही है? मौजूदा नवंबर महीने में चीन यूएनएससी का अध्यक्ष देश है और इसी कारण इजराइल पर रूस की तरह मुखर नहीं रहा है। यूएनएससी अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदार दिखने की कोशिश साफ तौर पर चीन की नजर आए, लेकिन यह वही चीन है जो ईरान के साथ भी खड़ा हुआ है, जो ईरान के साथ भी मजबूती के साथ इस वॉर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसका सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान किसके खिलाफ है? ईरान इजराइल के खिलाफ है। ईरान इजराइल के खिलाफ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट करता हुआ नजर आ रहा है। खुद को विश्व शांति के लिए समर्पित दिखाने की जो कोशिश है वो चीन की साफ नजर आ रही है। इधर चीन का कूटनीतिक प्लान क्या है? ऐसे में अमेरिका इजराइल की वजह से बदनाम हो रहा है, तो उसी वक्त चीन शांति दूत दिखना चाहता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा मसला है कि खुलकर चीन इजराइल का विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन साथ ही साथ चीन ईरान के साथ खड़ा है, ये भी पूरी दुनिया देख रही है। हमारे साथ ओपी तिवारी सर है। ओपी तिवारी सर, शांति दूत बनने की कोशिश है या फिर जिस बात का जिक्र अभी ब्रिगेडियर शरदेंदु सर की तरफ से किया गया कि यहां पर जो उसके आर्थिक, जो उसके जो आर्थिक तौर पर जो उसका पूरा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुक कर रहे हैं। जो बाइडेन जिनपिंग की मुलाकात में ताइवान का मुद्दा, जिनपिंग ने ताइवान का मुद्दा उठाया। यूएस के साथ रिश्ते में ताइवान का प्रश्न काफी ज्यादा अहम रहा। ताइवान को हथियार देना बंद करे यूएस, ये कहा गया। ताइवान की आजादी का समर्थन ना करे यूएस। तो देखिए, बड़ा दो टूक तरीके से कहा गया है, ताइवान का मुद्दा उठाया गया और यह बहुत बड़ी खबर है। जो इससे पहले कहा गया था कि ताइवान के मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि ताइवान का मुद्दा उठाया गया। यानी कि आप देखिए, आप धीरे धीरे करके जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। और अभी तक ये कहा जा रहा था कि ताइवान का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, लेकिन आप देखिए, यूएस के साथ रिश्ते में ताइवान का प्रश्न बहुत अहम रहा। ताइवान को हथियार देना बंद करे अमेरिका, ये दो टूक कह दिया गया है। इस पर बड़े तल्ख अंदाज में चीन की तरफ से कहा गया, ताइवान की आजादी का समर्थन भी ना करे अमेरिका। ओपी तिवारी सर, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। ताइवान के साथ तो किस तरह से अमेरिका खड़ा हुआ है, लगातार उसको सपोर्ट कर रहा है। ताइवान का जब विजिट किया गया था अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से, उस दौरान तो हमने देखा था कि हालात युद्ध तक के हो गए थे। ऐसे में क्या चीन अगर तल्ख रुख दिखाएगा, अमेरिका को दो टूक कहेगा कि आप ताइवान से दूर हो जाओ, तो अमेरिका क्या ऐसा कर लेगा, उसकी बात मान लेगा? करुणा, ताइवान का इशू काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इस चक्कर में है कि देखो, अमेरिका का रुख ताइवान की तरफ एक तरह से सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ हमेशा उसने चाइना वन, वो हमेशा सपोर्ट किया था, चाइना एक ही है। लेकिन ये जो सपोर्ट है ताइवान का, बिकॉज ताइवान जो है इंडस्ट्रियली और मतलब कि जो चिप्स में और सेमीकंडक्टर्स में बहुत आगे हैं और सबके रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। इवन चाइना के डिफेंस फोर्सेस का रिक्वायरमेंट मीट करता है। तो इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है ताइवान को ये चलता रहेगा। अमेरिका दो टूक या चाइना की बात सुनने वाला नहीं है, लेकिन चाइना जो है इस बात को हमेशा लाइमलाइट में, हमेशा आग में रखना चाहता है कि ये ताइवान इशू हमेशा लाइव रहे। मैं दूसरी पॉइंट आगे ऐड करना चाहूँगा कि इनकी जो मीटिंग हुई है, ब्रिगेडियर शरदेंदु को सपोर्ट करते हुए बोलूँगा, इनकी जो मीटिंग हुई है मोर ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन है, बिकॉज अमेरिका से जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा था वो भी चाइना का थोड़ा बंद हो गया है। एट द सेम टाइम चाइना का जो ग्रेफाइट जो एक सोलर सेल्स के लिए अमेरिका के चाहिए, उसका भी सप्लाई कम हो गया है। इसके अलावा कई और सी चीज़ें हैं, जैसे ड्रग्स, कुछ लो केमिकल्स, इवन चाइनीज के कुछ कंपनीज हैं जो रशिया के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है उसको सरकमवेंट करके उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा एक मेजर इशू जो मैं लाना चाहूँगा वो है ड्रग्स इशू, जिससे अमेरिका सफ़र कर रहा है। पिछले 10 साल में करीब 1 लाख से ज़्यादा ओवरडोज से, फिलाटिल कहते हैं उसको, ओवरडोज से मारे गए हैं। ये लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन जो फ्लैश पॉइंट है जो तीनों वॉर के चक्कर में है, ये वॉर में चलती रहेगी, लेकिन ये आमना सामना नहीं होगा, इसमें कोई टक्कर नहीं होगी कि भाई हम ताइवान का सपोर्ट करेंगे नहीं तो दो टूक सुनेंगे। इनका अभी म्यूचुअल इंटरेस्ट, ऐसा लग रहा है जैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक इनकी सफ़र कर रही है आर्थिक, उसको कंट्रोल करने के लिए ये मीटिंग ज़्यादा अहम है। एक बात और देखनी होगी कि ये भी इनका भी कंट्रोल, जिनपिंग का भी कंट्रोल जो है अपनी कम्युनिस्ट पार्टी पर थोड़ा उतना कंट्रोल नहीं रह गया है। उन्होंने 2 लोग को अपॉइंट किया था, उनको भी हटा दिया गया है, तो उसको भी एक नहीं। देखिए ओपी तिवारी सर, ये कहा जा रहा था पहले कि ताइवान का मुद्दा नहीं उठा है, लेकिन मुद्दा उठा है।
और इस पर तलखी भी नजर आई। मैं इस पर और बात करूंगा क्योंकि हम सभी को याद है 2022 का नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है, और उसके बाद तो ये तक अमेरिका ने कह दिया था, अमेरिका को कह दिया गया था चीन की तरफ से कि आग के साथ मत खेलो नहीं तो जल जाओगे आप। इस पर और हम बात करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन एक और बड़ी खबर, शी जिनपिंग ने बाइडेन से क्या कहा? अमेरिका चीन को दबाने की कोशिश ना करे, अमेरिका से आगे निकलने की होड़ नहीं है, चीन औपनिवेशिक लूट के रास्ते पर नहीं है, चीन ताकत का गलत रास्ता नहीं अपनाता है। तो ये बात शी जिनपिंग की तरफ से अमेरिका को कही गई है। और आइए जानते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच किन मुद्दों पर भारी मतभेद है, जिन पर बातचीत हुई है। तो महामुलाकात में क्या बात हुई है आप जरा देखिए। लेकिन इससे पहले किन किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा विवाद गहराता हुआ नजर आया हाल फिलहाल में? ताइवान मुद्दे पर दोनों के बीच सबसे बड़ा विवाद है, लेकिन इसी मुद्दे पर शी जिनपिंग ने बोल दिया अमेरिका से कि वो दूर रहे। दक्षिण चीन सागर में चीनी दावे से अमेरिका बेहद नाराज है, क्योंकि यहां पर अपना प्रभुत्व जमाता है, लेकिन अमेरिका समेत तमाम जो देश हैं वो ये बोलते हैं कि इसको फ्री ट्रेड के लिए, सभी के लिए ये बेहद उपयोगी, अकेला यहां पर चीन का प्रभुत्व नहीं है। दक्षिण चीन सागर में चीनी दावे से अमेरिका बेहद नाराज है और यहां पर लगातार जो अमेरिका है उसकी मौजूदगी, उसकी वॉरशिप्स की मौजूदगी है इस तरफ। अमेरिका चीन के बीच जासूसी गुब्बारे पर तनाव बढ़ गया था। इस साल की शुरुआत में आपको याद होगा स्पाई बलून जो कि नजर आया था और चीन पर जासूसी का आरोप लगा था, इसको शूट डाउन किया गया था। यूक्रेन जंग को लेकर भी चीन अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा खराब हुए, क्योंकि किस तरह से रशिया के साथ चीन खड़ा हुआ है, शी जिनपिंग का विजिट हो या फिर जिस तरह से यूक्रेन को मदद पहुंचाना या फिर यूक्रेन के साथ खड़े होना और रशिया के साथ खड़े होना, ये जो विवाद हम लगातार देख रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन के साथ जो अमेरिका खड़ा है और रशिया के साथ चीन खड़ा हुआ नजर आया, इसके साथ भी विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, क्या लगता है कि इस मुलाकात के बाद वाकई में कुछ हो पाएगा? क्या वाकई में दोनों देशों के बीच, दोनों ताकतों के बीच हालात सुधर पाएंगे? क्योंकि जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो ताइवान का मसला, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर का मसला या फिर साउथ चाइना सी का मसला, ये वो मुद्दे हैं जिस पर कोई सहमति, जिस पर कोई तलखी खत्म होती नजर नहीं आ रही। देखिए, ये जो मीटिंग है एक रास्ता जो इकोनॉमिक कॉपरेशन का वो तो तय करती है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कोई तब्दील नहीं आने वाला है। दोनों के स्टैंड अपने बरकरार रहने हैं। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका अपना पूरा दावा इंडो पैसिफिक रीजन से हटा दे। वहाँ उसके मिलिट्री बेसेस है, बहुत बड़ा कमर्शियल इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, 60 से 70% कमर्शियल शिप वहाँ से गुजरते हैं। कैसे वो मान लेगा चाइना का वहाँ पे आधिपत्य? और चाइना टाइम टू टाइम नए नए आइलैंड क्रिएट करके अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ाता है और पूरे इलाके में एक डोमिनेंस चाहता है। वो साउथ चाइना सी को किसी भी तरीके से अपने हाथ से नहीं जाने देना चाह सकता, जबकि वो इंटरनेशनल वाटर है, वो वहां पे कोई भी किसी भी तरीके का गवर्नेंस या सर्विलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ के बरखिलाफ होगा। लेकिन चाइना इस बात को नहीं समझता और वो इसको गिव अप करने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन साइड बाय साइड चाइना एक बहुत ही श्रूड कंट्री है, वो मिलिटरीली कहीं भी डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहता है। देखिए, ताइवान के इशू पे उसने पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज की, उसका जंगी बेड़े वहां लगाए, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचा, क्योंकि उसको पता है कि उसका इंटरेस्ट अगले 2 डिकेड तक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना और नए नए मार्केट वो तलाश कर रहा है, जिसके तहत वो मिडिल ईस्ट में। इस मुलाकात में एक और बड़ी अहम बात कही गई, ये तो मुद्दे हैं ही जिस पर लगातार दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार हो, इस पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई आम सहमति नहीं हुई, यानी कि ये जो मुद्दे हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से एक और बड़ी बात कही, जो चीन की ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो बहुत ज्यादा जैसे श्रूड है, बहुत सीक्रेट तरीके से वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है, लगातार उसकी मंशा सामने आती है। इसको सुधारने की बात भी कही गई जो बाइडेन की तरफ से कि आप पारदर्शी होकर आइए और हालात इससे सुधरेंगे। लेकिन क्या चीन ऐसा करेगा? क्योंकि जो चीन की चालाकियां है, जो चीन की मंशा है, उससे पूरी दुनिया अवगत है। देखिए, चीन की जो अगर अर्थव्यवस्था को आप समझे तो वहां पे एक बड़ा ही कंट्रोल रिजीम है। हालांकि उसने लिबरलाइज किया था मिड 70s से उसने लिबरलाइजेशन का प्रोसेस ऑन कर दिया था, 80s में वो फ्रैक्टिफाई हुआ पूरी तरीके से। लेकिन जिस तरीके से वहां मास प्रोडक्शन होता है, जिस तरीके से मिनिमम वेज को फॉलो नहीं किया जाता, जिस तरीके से जो इंडस्ट्रियल के रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेबर लॉ है, उसको वायलेट किया जाता है, जिससे कि वो कॉस्ट कटिंग करता है। इसके अमेरिका देखिए बरखिलाफ है। अमेरिका ने हमेशा से मिनिमम
मिनिमम वेज की बात करता है, एक स्टैंडर्ड की बात करता है, एक सुविधाएं देने की बात करता है और एक ह्यूमन राइट्स और इसकी बात करता है, जिसकी कि पूरी तरीके से वायलेशन होता है चाइना में। लेकिन नॉटविथस्टैंडिंग दैट, आज की डेट में जो ये दो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। देखिए कोविड के समय में थोड़ा सा सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आई थी तो कितना इन्फ्लेशन हुआ था, चीज़ों की कमी हो गई थी पूरे यूरोप में और अमेरिकन कंट्रीज में। तो ये इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, वो आज की डेट में सारे देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और चाइना इसमें एक अहम रोल है अदा करता है। उसकी चीज़ें इतनी सस्ती जिसकी डिमांड पूरे यूरोप और अमेरिका में है, अगर उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो त्राही त्राही मच जाएगी। ये लिहाजा दोनों का जो मीटिंग हो रहा है, मीटिंग ऑफ कन्वीनियंस मैं बोलता हूँ, बाध्य हैं आपस में बाध्य करने के लिए। एक जगह टोटली इंडस्ट्रियलाइज है लेकिन उसको जो उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं उसकी सप्लाई चाइना करता है, तो लिहाजा दोनों की डिपेंडेंस है इकॉनमी में। दोनों ने बोला कि हमारा काम करने का तरीका अलग है लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। लिहाजा ये इकोनॉमिक फ्रंट पे दोनों की मुलाकात हो रही है। मिलिटरली मेरा मानना है कि इसमें एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे गाजा का इशू हो, चाहे रशिया को आर्म सप्लाई का इशू हो, और नॉर्थ कोरिया का इशू देखिए आज की डेट में वो भी एक अहम है। बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है वो किसी भी एक्सटेंट पे कुछ भी कर सकता है, वो भी एक फ्लैश पॉइंट दुनिया में बना हुआ। और एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा कि अमेरिका कहां कहां अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, उसको अपनी जो वर्ल्ड में जो उसकी जो पॉलिसीज हैं हर जगह पे वो इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना होगा। जो मुद्दे हैं उसको सुलझाए और एक एक इश्यूज को खत्म करें। आज की डेट में पूरे विश्व में देखिए बड़े अनसर्टेनिटी से हो रखा है। नॉर्थ कोरिया है, यूक्रेन है, गाजा है, इंडो पैसिफिक रीजन है, तमाम तरीके के इश्यूज हैं जिसमें अमेरिका एक अहम भूमिका निभा सकता है। लिहाजा एक क्लैरिटी की जरूरत है। अगर चाइना का कुछ कॉपरेशन मिलता है तो उसमें एक और ये मजबूरी भी नजर आती है साफ तौर पर अमेरिका की, क्योंकि जो आर्थिक नुकसान हाल फिलहाल में युद्ध के चलते और युद्ध को जिस तरह से रोक रहा है अमेरिका का, चाहे वो यूक्रेन को सपोर्ट करना हो या फिर इजराइल को सपोर्ट करना हो, इस माहौल ने आर्थिक तौर पर भी एक बड़ा झटका दिया अमेरिका को। इसलिए एक मजबूरी भी है कि चीन के साथ वो रिश्तों को सुधारे। चीन और अमेरिका में कई अहम समझौते भी हुए। सैन्य संचार फिर से बहाल करने पर सहमति हुई है। सैन्य समुद्री सुरक्षा परामर्श को फिर से शुरू करने पर सहमति हुई है। तो कुछ बड़े समझौते भी हुए हैं। सैन्य संचार फिर से बहाल करने पर, यानी जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है उसको फिर से एस्टैब्लिश करने पर बात हुई है। ये कितना क्रूशियल है, ये कितना अहम है। मैं चाहूंगा ओपी तिवारी सर आप इस पर थोड़ा सा अगर बहुत संक्षेप में बता पाएं, क्योंकि बड़ी अहम खबर है, मिलिट्री कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है। देखिए मिलिट्री कम्युनिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है दो देशों के बीच में, ताकि कुछ कंफ्यूजन या कोई कंट्रोवर्सी ऐसा ना क्रिएट हो। ये बंद कब हुई थी? जब से नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया था ताइवान को, इसका रुख बदलने के लिए। और सेकेंडली जब अमेरिका ने जो उनका बैलून था उसको मारा था, इन दोनों के बाद से मिलिट्री कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि चाइनीज़ ने, इनके साइबर ने इनके कुछ ईमेल वगैरह भी हैक कर दिए थे, तो कम्युनिकेशन इस तरीके से बंद हो गई थी। कौन कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें बहुत ही बड़ा डाउट हो गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इवन द रशिया और जब दो पावर थे उस समय भी इनकी मिलिट्री रशिया और अमेरिका जो दो वर्ल्ड के पावर थे, किस जमाने की बात कर रहा हूँ, 10-15 साल पहले की बात, उस समय भी इनकी मिलिट्री कम्युनिकेशन हमेशा रहती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मिलिट्री कम्युनिकेशन दोनों देशों के बीच में अलग हो जाए। लेकिन पहली बार हुआ था कि चाइना और अमेरिका में मिलिट्री कम्युनिकेशन भी अलग हो जाएगा। तो इसमें कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था। इसलिए कहीं गलती से भी हो सकता था, कहीं इंटेंशनल भी हो सकता था। तो इसको अवॉइड करने के यानी कुल मिलाकर सर जो गलत फहमियां हैं वो गलत फहमियां ना रहे, कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, और इस मिसकम्युनिकेशन, इस गलत फहमी का असर ये ना हो कि तनाव और ज्यादा गहराता जाए। इसलिए इसको एस्टैब्लिश करना भी जरूरी था। एक और सर बड़ी खबर का रुख कर रहा है, इजराइल का समर्थन मुश्किल में जो बाइडेन, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे तक मुलाकात हुई, और अब देखिए शी जिनपिंग की तरफ से इस मुलाकात पर जो बाइडेन का ट्वीट भी सामने आया। अभी तक की सबसे रचनात्मक चर्चा ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया, कई महीनों से कूटनीति के आधार पर काम किया गया, दोनों देशों के बीच काफी अहम प्रगति हुई है इस मुलाकात के दौरान। इस बात को भी ट्वीट करके बताया जिनपिंग मुलाकात पर। जो बाइडेन का ट्वीट ये बहुत ज्यादा अहम है और ये कहा गया है कई बड़े मुद्दे हैं, कई अहम मुद्दे हैं और बहुत ही रचनात्मक तौर पर चर्चा हुई है। और यानी कि ये जो ट्वीट है अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मुलाकात जब हुई है तो इस मुलाकात के बाद
किस तरह से दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरते हुए नजर आएंगे। ये ट्वीट शरदेंदु सर ये क्या बतला रहे हैं, क्योंकि बड़ी अहम बात यहां पर कही जा रही है। दोनों देशों के बीच रचनात्मक तौर पर चर्चा हुई है, क्या बतलाना चाहते हैं जो बाइडेन और इसका क्या असर दूरगामी देख पा रहे हैं? देखिए, इसका तो मैं सिर्फ एक कूटनीतिक आंसर निकालता हूं कि जब दो नेता बात करते हैं तो उसका कुछ आउटकम आना चाहिए, और ये आउटकम ये है कि हमारा रचनात्मक कदम है। रचनात्मक कदम को ग्राउंड में आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये देखने वाली बात है। बातें होती हैं कूटनीति में, कई सारे कॉपरेशन होते हैं, वो सब बातें ठीक है, लेकिन जो पूरा विश्व जिससे आज की डेट में ट्रस्ट है और एक बहुत ही क्लियर विजन चाह रहा है अमेरिका से और चाइना से, क्या उसके बारे में आप बात करेंगे? क्या उसके बारे में आप जॉइंट स्टेटमेंट देंगे? क्या उसमें आपकी सहमति होगी? रचनात्मक आप इकोनॉमिक फ्रंट में कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में कर सकते हैं। आपने बिगनिंग की है मिलिट्री कम्युनिकेशन की, वो भी एक अच्छा तहत है, लेकिन क्या इंडो पैसिफिक रीजन को इससे मिलिटरली आप दूर रख पाएंगे? क्या वहाँ पे आप अपने फर्दर बेसिस बनाने की प्रक्रिया पे रोक लगाएंगे? क्या विश्व को एक शांति के मार्ग पे ले जाएंगे? क्या दो डिफरेंट इकोनॉमी, चाहे कैपिटलिस्ट हो चाहे आपका कंजर्वेटिव टाइप जो रेस्ट्रिक्शन लगाने की इकोनॉमी है, क्या उन दोनों में कन्वर्जेंस होता हुआ दिख रहा है? दो डिफरेंट व्यवस्थाएं हैं, क्या दोनों लेकिन शरदेंदु सर क्या होगा या फिर नहीं होगा, इस पर वाकई में जो आप बता भी रहे कि संशय बना हुआ है, पूरी दुनिया को डाउट है। लेकिन ये जो जेस्चर दिखाया गया है दोनों नेताओं की तरफ से, और जो बात कही जा रही जो बाइडेन की तरफ से कि हमारी जो चर्चा है वो बहुत अच्छे माहौल में हुई है, बेहद रचनात्मक हुई है, ये जेस्चर क्या वाकई में जो वर्ल्ड ऑर्डर है पूरी दुनिया पर, वर्ल्ड मार्केट पर, वर्ल्ड ट्रेड पर कोई असर डालता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए, जेस्चर की बात तो जब दो नेता मिलेंगे तो जेस्चर तो सौहार्दपूर्ण होगा ही होगा, लेकिन वर्ड को आप किस दिशा में ले जा रहे हैं ये देखने वाली बात है। हर चीज जब दो हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं तो पूरा विश्व देखता है कि आप उसको ग्राउंड पे कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमेशा आप अच्छी बातें करेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, रचनात्मक होगा, ये एक एक्सटेंट तक तो ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। कोई लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन तभी आते हैं जब आप ग्राउंड में कॉपरेशन की बात करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, और वो मेरे को होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो फ्लैश पॉइंट है, जो डिफरेंसेस हैं वर्ड के, वो आज तक आपने सॉर्ट आउट नहीं किए हैं। बेसिकली आप मिलके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का आपने एक पहल की है। नेक्स्ट मीटिंग में हो सकता है कि आप किसी अहम मुद्दे पे चर्चा करके पूरे विश्व को अवगत कराएं, लेकिन बहुत सारे देशों की निगाहें आपके ऊपर हैं, और जो आपके 21 एपेक के देश हैं वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, किस दिशा में वर्ल्ड को ले जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि इजराइल का समर्थन मुश्किल में कैसे जो बाइडेन पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी। तो इजराइल का समर्थन किस तरह से अमेरिका कर रहा है ये सब जानते हैं, लेकिन क्या इससे मुश्किलें जो बाइडेन की बढ़ी हैं? बाइडेन सरकार के कई अधिकारी इजरायली हमले के खिलाफ हैं, ये साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही, यानी कि जो विरोध है वो बाइडेन सरकार में, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ही नजर आ रहा है। फिलिस्तीनी कैंप और अस्पताल पर हमले को लेकर जो नाराजगी है वो बाइडेन सरकार से काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर बमबारी को लेकर अमेरिकी समर्थन पर भी दो फाड़ साफ तौर पर यहां पर नजर आ रही। जिस तरह से इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे गाजा पर, रिहायशी इलाकों पर, अस्पतालों पर, और इससे हजारों की संख्या में आम लोगों की मौत हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है, इससे अमेरिका को नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एंटनी ब्लिंकन, कई लोग हमारे फैसले से सहमत नहीं हैं, ये एंटनी ब्लिंकन की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है। जो अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन किर्बी क्या बोल रहे हैं, हम अस्पतालों में जंग नहीं देखना चाहते हैं, ये भी कहा गया। लेकिन आप देखिए हो क्या रहा है, कल ही हमने देखा कैसे जो अल शिफा अस्पताल है उत्तरी गाजा का, वहां पर हमला किया गया, वहां पर यह एक दावा किया गया कि जो हमास के लड़ाके वो छुपे हुआ हेडक्वार्टर बनाया गया, इसलिए जो इजरायली फोर्स है उसने अल शिफा अस्पताल पर धावा बोल दिया। लेकिन इससे पूरी दुनिया में जो नकारात्मक मैसेज है, संदेश है, वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका को लेकर जा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि यूएन में इजराइल पर चीन का जो रुख है वो क्या रहा है। अब चीन के रुख की बात करते हैं। ड्रैगन की चाल, अमेरिका बदनाम हुई, ये भी साथ ही साथ नजर आ रहा है। इजराइल पर चीन यूएन में अमेरिका को घेर चुका है। यूएस पर इजराइल को बचाने का जो आरोप है वो चीन की तरफ से लगाया गया। सामरिक लाभ हानि से बचने की नसीहत भी दी गई थी। दोहरे मापदंडों को छोड़ने के लिए कहा गया था कि आप डुअल पॉलिसी नहीं अख्तियार कर सकते। न्याय के पक्ष में खड़ा रहने का दम भरा गया था चीन की तरफ से। इसके साथ साथ अरब और इस्लामी वर्ल्ड का पक्ष भी चीन ने लिया था, और ये लगातार हम देख भी रहे और आपको बताया भी कैसे चीन ईरान के साथ भी खड़ा हुआ है। उनकी आकांक्षाओं की खुलकर वकालत की थी अरब वर्ल्ड की। तो इजराइल पर यूएन में चीनी रुख किया था, और अमेरिका को लेकर भी क्या कहा गया था चीन की तरफ से, ये जो जानकारियां हैं
वो इस वक्त आपके सामने हमने रखी है। ओपी तिवारी सर, क्या आपको होता हुआ नजर आ रहा है? एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो बाइडेन का जो फैसला है इजराइल के साथ खड़े होने का, इसका विरोध ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, खुद जो बाइडेन की सरकार में जो लोग हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं। और जो चीन का रुख है यूएन में, वो इजराइल अमेरिका को लेकर, यह हमने बताया दर्शकों को। क्या लग रहा है, इजराइल जो अमेरिका की नहीं सुन रहा, अमेरिका की बात नहीं मान रहा, इसको देखते हुए अमेरिका के रुख में कोई तल्खी नजर आएगी मौजूदा हालात के बीच? देखा करुणा, ये इजराइल किसी और कारणवश लड़ रहा है। ईरान की लड़ाई एग्जिस्टेंस की है, ये बॉर्डर की लड़ाई नहीं है। इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो एग्जिस्टेंस के लिए अगर स्टैंड टफ न ले तो इजराइल इस बात पर, ये बाइडेन हो या किसी की हो, बात सुनने वाला नहीं है। ये बहुत क्लियर है कि इजराइल जब तक हमास को ख़त्म नहीं करेगा, जब तक इनके टेररिस्ट एक्टिविटी बिल्कुल बंद नहीं हो पाएगी, बिकॉज इनके बच्चे हैं, बड़े होंगे, पूरी लाइफ इनको सेटल करना, मतलब पूरी लाइफ ये सफ़र करते हैं। शुरुआत से देखे जाए इजराइल दबा हुआ है, तो बाइडेन हैज़ टू बी वेरी केयर। बाइडेन को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसा कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकते कि ताकि उनकी पब्लिकली बदनामी हो कि इजराइल मेरी बात नहीं मान रहा है, तो थोड़ा देख के अच्छा हट सकते हैं। लेकिन जहाँ कोई तीसरा आदमी, मतलब थर्ड ओपिनियन देखा जाए, तो ये अटैक ऑपरेशन, मतलब हॉस्पिटल में जो अटैक है, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, सभी इसको कंडेम करेंगे। यूएस में भी यही हो रहा है। लेकिन वास्तविक में सिचुएशन क्या है कि ऑपरेशन की ढाल बना के या मरीजों को अपना ढाल ऐसा तो नहीं ओपी तिवारी सर, ये सब कुछ दिखावे के लिए जो बाइडेन की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि जो बाइडेन को, अमेरिका को ये पता है कि ईरान किस तरह से हमास के साथ खड़ा हुआ है, फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है, और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है अमेरिका के साथ। इसलिए दिखावे के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि एक तरफ हम शांति की बात, एक तरफ बचने की बात करें कि हम लोग पर हमला ना हो, और दूसरी तरफ अमेरिका की मौन सहमति। ईरान का भी एक टिपिकल सी सिचुएशन है। ईरान खुद सामने लड़ाई में नहीं आ सकता। हाँ। ईरान का भी नुकसान अमेरिका भी कर चुका है, इजराइल ने भी कहीं कहीं अटैक किया हुए हैं, तो उसको बदला लेना है ईरान को भी। लेकिन ये सामने आके अमेरिका की फेस नहीं कर सकता, जो हालत वही होगी जैसे इराक की हुई थी। इसलिए ये छोटे मोटे जो टेररिस्ट आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा के सपोर्ट करके ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता रहेगा और इन लोगों को परेशान करता रहेगा। तो ये हमास को सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन किस लेवल से करेगा ये देखना है, अभी कितना करेगा। तो ईरान की इस तरीके से इंटरफेरेंस, ये जो लड़ाई, सामरिक जो डिस्कशन एक्चुअली जो हुआ था, इसमें एक बात और भी हो सकती है कि ईरान को जो चाइना का जो सपोर्ट है, हाँ। चाइना का सपोर्ट है, उसको थोड़ा कम करे या इन्फ्लुएंस करे ईरान को, ताकि वो इतना सपोर्ट इतना आगे ना बढ़े, ताकि ये दूसरी वॉर की तरफ बोल ले। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर कैसे इस युद्ध को कम किया जा सकता है? हो सकता है कि इस पर कुछ बात हुई हो, क्योंकि चीन ईरान के साथ खड़ा है और चीन ईरान का समर्थन करना बंद करे, तब हो सकता है कि जो युद्ध है उसमें हमास भी कुछ शांत होता हुआ नजर आए, या फिर वो बात करता हुआ नजर आए, वो सरेंडर करता हुआ नजर आए। एक और बड़ी खबर आपको होता है, बाइडेन से बातचीत में जिनपिंग का बड़ा बयान सामने आया। चीन की तकनीक को दबाना चीन के विकास को दबाने जैसा है। चीन पर एक तरफा प्रतिबंध लगाए गए, ये शी जिनपिंग की तरफ से, चीनी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। तो चीन की जो तकनीक है, इसको लेकर हमने देखा लगातार अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा रही, और इसको लेकर जो तल्ख रुख है वो भी अमेरिका की तरफ से सामने आया। और जो प्रतिस्पर्धा है, इस प्रतिस्पर्धा ने दोनों देशों के बीच तनाव को और ज्यादा गहरा किया। लेकिन अब इसी को लेकर शी जिनपिंग तरफ से बयान सामने आए कि जो चीन की तकनीक है, जो वहां पर तकनीक का विकास है, इसको दबाना चीन के विकास को दबाने जैसा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, यह बहुत बड़ी बात कही गई, क्योंकि हमने देखा जो शुरुआत ही हुई अमेरिका और चीन के बीच तनाव की, वो इससे हुई क्योंकि दोनों देशों के बीच जो ट्रेड को लेकर, बिजनेस को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, यहां से तल्खी बढ़ना शुरू हुई। और इसके बाद धीरे धीरे जो एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, और अब शी जिनपिंग की तरफ से यह तक कह दिया गया कि अगर उसकी तकनीक को दबाया जाता है तो ये उसके विकास को दबाने जैसा है। देखिए, दोनों देशों में एक चीज कॉमन है, दोनों दोहरे मापदंड रखते हैं। अमेरिका की भी कई सारी ऐसी पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके दोहरे मापदंड हैं। वही हाल चाइना का है। चाइना जब बोलता है कि उसकी तकनीक को दबाया जा रहा है, तो वो उसका एक ही मुद्दा है, उनके यहाँ लेबर इंटेंसिव यूनिट हैं, लेबर का जो मिनिमम वेज है उसको फॉलो नहीं किया जाता, जिससे वो कॉस्ट कटिंग करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बना रखा है, स्पेशलाइजेशन है हर एक आइटम का। यूएस का कहना है कि आप वो सारे नॉर्म फॉलो करिए जिसको कि यूरोपियन कंट्री
प्रणाली फॉलो करती है जिसका वो खुद देश फॉलो करता है। अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। दूसरा, उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री डिफरेंसेस हैं, उसके तहत भी इस तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शन या चीज़ों का जो फ्री इंपोर्ट है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। इसके बरखिलाफ हमेशा से चाइना ने प्रोटेस्ट किया है। जब भी इंडो पैसिफिक रीजन की बात हुई है, जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हुई इस रीजन में, अमेरिका हमेशा, कौन ऐसा देश है जिस पे अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाया कि हम आपको ये टेक्निक नहीं देंगे, इस तरीके के रिसोर्स नहीं देंगे। वो एक तरीके के मोनोपोलिस्टिक रूल की तरफ बढ़ता है और हर जगह, हर देश पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करता है, जिसके अगेंस्ट चाइना टाइम टू टाइम बोलता रहा है। उसने कहा कि अगर आप फ्री मार्केट की बात करते हैं तो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग करने का तरीका यही है, आप इसको एक्सेप्ट करिए, आप उसमें अपने नियम नहीं लगा सकते। हमारा सॉवरेन कंट्री, हम किस तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये हमारा रुख है। लेकिन इसको अमेरिका मानता नहीं डोमेस्टिक है। लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इससे आप दूर रहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है इसमें पारदर्शिता आप रखिए, इसमें आप हमें दबाने की कोशिश ना करिए, मैसेज। हाँ जी, और साथ में एक देखिए एनवायरनमेंट का भी इशू है। पूरे विश्व में एनवायरनमेंट के कंसर्न है, और जो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनिशियली बढ़ता है, जिसको कि चाइना पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए राजी नहीं है। लिहाजा इन सब बातों में मतभेद हैं जिसमें कॉपरेशन की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एनवायरनमेंट का भी एक इशू आपस में लोगों ने बात किया हुआ है, और जो वर्ल्ड, पहले तो अमेरिका ही नहीं, देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट के जो फोरम था उसको उस पर अटेंड नहीं किया था। जब सरकार बदली, जो बाइडेन आए तो उनका कुछ रुख नरम हुआ। तो इस तरीके की चीजों में कॉपरेशन बन सकता है। मेरा मानना है कि दोनों इकोनॉमी साथ साथ चल सकती हैं। दो डिफरेंट सिस्टम को फॉलो करते हुए रिस्ट्रिक्शन को हटाएं, सामानों का आदान प्रदान फ्री ट्रेड की तरफ बढ़े, और जिससे कि एक फ्री स्मूथ सप्लाई चेन मेंटेन किया जा सके। जो चाइना का स्ट्रेंथ है मास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हब, उस पर कैपिटलाइज करे। जिस तरीके से कंपनी का टेक्निकल नो हाउ अमेरिका के पास है, उसको वो प्रोलिफरेट करे, पूरे वर्ल्ड में फैलाए, तो एक अच्छी समग्र इकोनॉमी बन सकती है। कई सारे देखिए पहले अंकटाड के जैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे जो बहुत इफेक्टिव एक समय हुआ करते थे, पूरा वर्ल्ड उससे गवर्न होता था, लेकिन अब ऐसी संस्थाएं उतने इंप्लीमेंट इफेक्टिव नहीं कर पाती हैं। देखना होगा शरदेंदु सर कि जब ये सब एक दूसरे को मैसेज कन्वे किया गया, खासतौर पर ट्रेड को लेकर,